नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे भारत को मॉडर्न और कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत पता चल चुका है, क्योंकि आगे चल के जो लड़ाई होने वाली उसमें एयर डिफेंस एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इसी वजह से भारत की तरफ से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने का फैसला किया जा रहा है। क्लोज रेंज और मिड रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हमारे पास पहले से इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद है, लेकिन लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए भारत की तरफ से भी S-400 सिस्टम की एडिशनल यूनिट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। और पता चला है कि ऑफिशियली अभी भारत की तरफ से रशिया से एडिशनल S-400 सिस्टम को एक्वायर करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अभी तक भारत की तरफ से रशिया से 5 S-400 रेजिमेंट को खरीदा था, जिसमें से 3 से 4 रेजिमेंट भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इस कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद ही S-400 सिस्टम की एडिशनल यूनिट को एक्वायर करने की खबर से कुछ लोग ये कंप्लेन कर सकते हैं कि शायद उधमपुर में पाकिस्तान की तरफ से भारत की S-400 यूनिट को नष्ट किया गया था और इसी वजह से अभी एडिशनल S-400 सिस्टम को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। तो जो लोग धरती को फ्लैट मानते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में विश्वास रखते हैं, वो ये बिल्कुल सोच सकते हैं और मैं उनको ऐसा सोचने से रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन असल बात ये कि S-400 सिस्टम की रीसेंट परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की तरफ से किए गए एरियल इंक्लूजन को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स कब लगने लगा है कि किसी भी लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में हमारी बॉर्डर को एक मल्टी लेयर की एयर डिफेंस कवर को प्रोवाइड करने के लिए हमें एडिशनल S-400 सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ 5 रेजिमेंट हमारी पूरी बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते और इसी वजह से अभी एडिशनल S-400 सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा जब इनिशियली S-400 सिस्टम को खरीदने की बात की गई थी, तब टोटल 14 रेजिमेंट को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन फाइनेंशियल इशू होने की वजह से इसे 5 तक ही सीमित रखा गया था। लेकिन अभी इस पर दोबारा विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी एडिशनल कितने S-400 यूनिट खरीदे जाने वाले तो क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि सेकेंड फेज में 4 से 5 रेजिमेंट को खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट भारत की रुद्रम सीरीज की मिसाइल को लेकर है। कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि DRDO की तरफ से भी अपनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम को ग्रीस में होने वाली डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था, जिसके बाद अभी पता चला है कि अभी ग्रीस की एयरफोर्स, जिसे हेलेनिक एयरफोर्स कहा जाता है, उनकी तरफ से भी भारत की कई वेपन्स को खास करके मिसाइल सिस्टम इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलेनिक एयरफोर्स की तरफ से अभी भारत की रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जैसे मिसाइल को एक्वायर करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इनमें से रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जबकि रुद्रम 2 एक मल्टीपर्पज एयर टू सरफेस मिसाइल की कैटेगरी में आता है। और अभी ग्रीस की तरफ से इन दोनों ही मिसाइल को अपने रफाल फ्लीट में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। रुद्रम सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल मेनली सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जिसमें एनिमी के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और बंकर को टारगेट किया जा सकता है। अब सेम रोल के लिए फिलहाल ग्रीस के पास ऑप्शन की काफी कमी है। अभी वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से डेवलप किए गए AGM-88 हार्म मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन मिसाइल का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है और फ्लेक्सिबिलिटी काफी लिमिटेड होती है। इसी वजह से हेलेनिक एयरफोर्स की तरफ से अभी रुद्रम 1 और रुद्रम 2 को इवेल्युएट करने की बात सामने आई, जो कि वेस्टर्न एंटी रेडिएशन मिसाइल का एक सस्ता और इफिशिएंट ऑप्शन होने वाला है। 28 अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसके चलते अब रफाल में इंडियन मेड वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है और जैसे ही ऑप्शन इंप्लीमेंट होता है तो उसके बाद रफाल फ्लीट में रुद्रम सीरीज की वेपन को भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसके अलावा अभी DRDO की तरफ से रुद्रम 3 को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका रेंज 550 किलोमीटर तक होने की बात की गई और अभी इस मिसाइल के ऊपर कई NATO कंट्री की तरफ से नजर रखने की रिपोर्ट इस एक्सपो के दौरान सामने आ चुका है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स के एंगेजमेंट हम सभी देख चुके हैं और फ्यूचर में भी इनका डिप्लॉयमेंट काफी लार्ज स्केल में होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी एडिशनल एंटी ड्रोन सिस्टम और खास करके कॉस्ट इफेक्टिव एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। इसी के चलते अभी एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। सोलर ग्रुप की तरफ से भी बात अनाउंस किया जा रहा है कि उनकी काउंटर ड्रोन सिस्टम या काउंटर ड्रोन मिसाइल सिस्टम सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है। इस हार्ड किल काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है और इसमें एक्चुअली ड्रोन को काउंटर करने के लिए सोलर ग्रुप की तरफ से कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया गया, जो कि ट्रेडिशनल क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने वाला है।
ये सिस्टम स्वार्म ड्रोन जैसे मॉडर्न थ्रेट को टैकल करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया और भार्गवास्त्र का नाम जितना पावरफुल दिखता है, इसकी कैपेबिलिटी उतनी खतरनाक है। भार्गवास्त्र का रिसेंट टेस्टिंग सीबोर्ड फायरिंग रेंज गोपालपुर में 13 मई को कंडक्ट किया गया था, जहां आर्मी एयर डिफेंस के सीनियर ऑफिसर भी उपस्थित थे। इस दौरान इसकी टोटल 3 ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, जिसमें 2 सिंगल लॉन्च किए गए थे और 1 सैल्वो लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी टेस्ट में भार्गवास्त्र ने अपनी सभी पैरामीटर को सफलता के साथ हासिल किया था। भार्गवास्त्र का पहला लेयर अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट सिस्टम का है, जिसका ब्लास्ट रेडियस करीब 20 मीटर का है और इसी वजह से ये स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि एक ही रॉकेट एक बार में काफी सारे ड्रोन को गिरा सकता है। इसके बाद दूसरा लेयर माइक्रो मिसाइल सिस्टम का होने वाला है, जो कि प्रिसिशन के साथ ड्रोन को टारगेट करने वाले हैं और इसे थोड़े बड़े साइज के ड्रोन को और यूवीज को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से एक मॉड्यूलर सिस्टम है, जिसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और इंफ्रारेड सेंसर को इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसमें सॉफ्ट किल सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जो कि खास करके स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में भारत के लिए काफी इफेक्टिव साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम के बारे में है, जो कि बैटलफील्ड का पूरा गेम ही बदल सकता है। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के नए सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी यानी कि सीमाल्ट के बारे में, जिसका हाल ही में ही उद्घाटन किया गया था। इस नई फैसिलिटी का उद्घाटन डीआरडीओ के चेयरमैन के द्वारा किया गया था और ये फैसिलिटी भारत के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन टेक्नोलॉजी के लिए कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनने वाली है, जिसे फ्यूचर के बैटलफील्ड नीड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन एक ऐसी एडवांस वेपन सिस्टम है, जो कि ट्रेडिशनल केमिकल प्रोपेलेंट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक स्पीड में लॉन्च कर सकता है और ये स्पीड मार्क 6 से भी ज्यादा हो सकता है। रेलगन के इस्तेमाल से न सिर्फ एक्सप्लोजिव वॉरेट की जरूरत कम हो जाएगी, बल्कि प्रिसिशन, लेथैलिटी और लॉन्ग रेंज टारगेटिंग कैपेबिलिटी में भी काफी ज्यादा जबरदस्त इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस नई फैसिलिटी का कोर ऑब्जेक्टिव अभी पल्स पावर सप्लाई, बैरल डिजाइन, आर्मेचर डेवलपमेंट और थर्मल मैनेजमेंट जैसे की सब सिस्टम को डेवलप करने का होने वाला है, जो कि आगे चल के हमें एक ऑपरेशनल रेल गन को डेवलप करने में मदद करने वाले हैं। ये वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बन सकता है। आर्मी के लिए रेलगन माउंटेन रीजन में, हॉस्टाइल टेरेन में और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक को करने के लिए काफी इफेक्टिव साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है और नेवी के लिए सिस्टम एक एडवांस शिप बॉर्न स्ट्राइक कैपेबिलिटी बन सकता है, जो कि एनिमी एरियल थ्रेट के अगेंस्ट में और हाई वैल्यू टारगेट को हाइपरसोनिक स्पीड में एंगेज कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है। सीमेल्ट की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम या फिर रेल गन को डेवलप करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट और चाइना। लेकिन खास बात यह है कि डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली इंडिजिनस इकोसिस्टम की मदद से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को और मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जैसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स फ्यूचर वॉरफेयर का एक एसेंशियल हिस्सा बनने जा रहा है और डीआरडीओ का कदम भारत को इस रेस में आगे ले जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जो कि मेरे दादाजी के जमाने से। ये सिस्टम तब इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशन हुआ था जब वो सर्विस में थे और आज उनके गुजरने के 15 साल बाद भी ये सिस्टम पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। जी हाँ, अभी हम पेचौरा सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में ही पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे टर्किश में ड्रोन्स को, जिनको नागोर्नो काराबाख और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी बढ़ा चढ़ाकर हाइप किया गया था और हाईटेक इनविंसिबल सिस्टम या ड्रोन कहा जा रहा था, उन्हें इंडियन एयरफोर्स की दादाजी के जमाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम ने पत्तों की तरह मार के गिरा दिया है। फिलहाल अभी हम खास करके पेचौरा सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर के आसपास और ये 18 किलोमीटर तक की अल्टीट्यूड तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। इन सिस्टम को 1970s में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जो कि देखा जाए तो वर्तमान की मॉडर्न एरियल थ्रेट के अगेंस्ट में इतने इफेक्टिव नहीं थे, पर बीच में 2016 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। 2016 में डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच 2000 करोड़ का एक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें पेचौरा सिस्टम की 60 फायरिंग यूनिट को अपग्रेड किया गया था। इस अपग्रेड में एनालॉग सिस्टम को डिजिटल कंपोनेंट के साथ रिप्लेस किया गया था, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ इन सिस्टम की रेजिस्टेंस काफी बढ़ गया था। इसके अलावा पेचौरा सिस्टम के पुराने रडार्स को एक मॉडर्न 3D फेज्ड एरे रडार के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, जो कि स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। साथ ही इनकी लॉन्चर और कमांड पोस्ट को तात्रा के टक के ऊपर माउंट करके इनको मोबाइल बना दिया गया था, जो कि पहले लगभग स्टेशनरी हुआ करते थे। इसके अलावा पैसिव टारगेट ट्रैकिंग के लिए डे नाइट कैपेबल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था और अभी इन सिस्टम को 2030 तक ऑपरेशन रखने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इनको शायद आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से और क्यूआरसाम जैसे सिस्टम से रिप्लेस किया जाने वाला है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।